इस वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊँ तो आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी भी आपको अगर आपके घर के बाहर गेट पे अगर आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड वाले को रखा है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वाले को रखा है और आपने उसको बंदूक दे दी और आपने उसको ऐसा बोला कि भैया आपको सिर्फ मेरे घर के लोगों को ही गेट से बाहर जाने देना है और जो मेरे पहचान वाले हैं सिर्फ उन्हीं को मेरे घर के गेट से अंदर आने देना है, बस आपका यही काम है। और मेरे घर के अंदर जो भी मेरे लोग हैं, मेरे घर वाले, सिर्फ आपको उन्हीं की रक्षा करनी है। तो कोशिका झिल्ली भी बिल्कुल क्या कर रही है, तो कुछ ऐसा ही कुछ काम है। कोशिका झिल्ली को समझने से पहले अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये तो सबसे बाहर वाला भाग है, ये तो हमारी कोशिका भित्ति होगी। और ये वाला जो अंदर वाला भाग दिख रहा है ये है मेरा कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है चित्र में आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे जूम करूँ कोशिका झिल्ली को तो ये कैसे दिखती है, तो ज़रा मैं आपको सीधा उसी पे ले चलता हूँ। ये जो आपके सामने चित्र है, ठीक है, एक तो ये चित्र है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, तो हो सकता है कि आपको इसको समझने में दिक्कत हो, तो मैं एक आसान से चित्र पे ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो भी आपके सामने दिख रहा है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन्स, यानी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का मतलब होता है द्रव्य, मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है झिल्ली। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोशिका झिल्ली का काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप से काम है कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है और एवं जिसे कोशिका द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य अलग है, कोशिका द्रव्य अलग है। ठीक है, मैं उसका बनाऊंगा वीडियो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट नहीं, बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। अभी समझिए कि कोशिका झिल्ली का काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप से काम है तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट है कोशिका की संरचना की जो संरचना है उसे बनाए रखना। ठीक है, एवं कोशिका के अंदर विसरण और परासरण की जो प्रक्रिया है उसे नियंत्रित करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली का क्या है, 3 काम है। कोशिका झिल्ली का सबसे पहला काम क्या है, तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट कोशिका की संरचना को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना। तीसरा पॉइंट कोशिका के अंदर विसरण एवं परासरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या करना, उस विसरण और परासरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। चौथा प्रश्न है कि विषैले पदार्थों को कोशिका के अंदर आने से रोकने का काम किसका है, तो आपके कोशिका झिल्ली का है। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली की अगर आपको एक आसान भाषा में परिभाषा देनी हो तो आप क्या देंगे, तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है। क्या है कोशिका झिल्ली, क्या है, तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है। अर्धपरागम्य का मतलब होता है कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं सिर्फ उसी पदार्थों या उसी चीज़ों का कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना या कोशिका के अंदर से बाहर करना, ये इसी का मतलब होता है अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य। ठीक है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से, तो अब कोशिका, जैसे हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसी तरह से जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो होता है आपका प्रोटीन, ठीक है, एक होता है प्रोटीन और एक होता है लिपिड। ठीक है, कोशिका झिल्ली किन चीज़ों से बनी होती है, तो एक तो होता है आपका प्रोटीन और एक दूसरा होता है लिपिड। लिपिड में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा लिपिड, तो आपको याद रखना है फॉस्फोलिपिड। कौन सा याद रखना है, फॉस्फोलिपिड। अब दूसरा पॉइंट, अभी जो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा चित्र, ये है आपकी कोशिका झिल्ली का चित्र। अब कोशिका झिल्ली से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली की जो बाहरी परत, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, बाहरी परत और जो नीचे यानी आंतरिक परत, बाहरी और आंतरिक परत में जो होते हैं वो प्रोटीन होता है और मध्य वाले भाग में यानी अंदर, ठीक है, बाहरी और आंतरिक परत में क्या होगी, प्रोटीन होगी और मध्य परत में क्या होगी, तो आपके लिपिड पाया जाएगा। लिपिड यानी फैट या वसा। ठीक है, लिपिड में भी कौन सा लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है, छोटे छोटे रेशे जैसे दिख रहे हैं पीले पीले कलर के, ये इन्हें कहते हैं टेल। ठीक है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सब आपके फैट है यानी वसा है, जैसे हम लोग लिपिड कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है आपके प्रोटीन, और जो लाल वाला भाग दिख रहा है वो क्या है, आपके वसा यानी फैट यानी लिपिड। तो कोई पूछे कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी और आंतरिक जो परत होती है वो होती है प्रोटीन की बनी हुई और मध्य परत में क्या होता है, तो आपका फैट यानी वसा पाया जाता है। ठीक है, थर्ड जो आपको कोशिका झिल्ली से याद रखनी है, तो कोशिका की जो संरचना है, ठीक है, कोशिका की जो संरचना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा मॉडल आपको दिख रहा है,
ठीक है। इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि कोशिका झिल्ली में दिखाई देने वाली रचना की जो मॉडल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं इसे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सिंगर और निकल्सन ने। ठीक है, किसने किसने दिया था, तो कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो एक तो दिया था सिंगर ने और दूसरा दिया था निकोल्सन ने। ठीक है, सिंगर और निकोल्सन ने कब दिया था, तो 1972 में जो आपके सिंगर थे और निकोल्सन थे, इन्होंने 1972 में प्लाज्मा झिल्ली यानी जिसे मैं कोशिका झिल्ली भी कहता हूँ या जिसे मैं सेल मेम्ब्रेन्स भी कहता हूँ, इसका जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो आपके सिंगर और निकोल्सन ने दिया था 1972 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कोशिका झिल्ली से याद रखनी है। तीसरा जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद रखना है कि कोशिका झिल्ली के अंदर, अगर आप स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से क्या करती है, तो विसरण और परासरण की प्रक्रियाओं को क्या करती है, तो नियंत्रित करती है। अब विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर से गैसों का आदान प्रदान करना। विसरण का मतलब ये होता है गैसों का आदान प्रदान करना। यानी अगर मान लीजिए अगर ये मेरी कोशिका है, ये मेरा केंद्रक है, और अगर मान लीजिए कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन गैस की कमी हो गई, तो बाहर से गैसों का अंदर प्रवेश करवाना ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। यानी गैसों के आदान, कोशिका के अंदर गैसों के आदान प्रदान को कहते हैं विसरण। ठीक है, फिर से बोला, कोशिका के अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर गैसों के आदान प्रदान को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। और परासरण क्या होता है, तो कोशिका के अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर द्रव्य यानी तरल पदार्थों के आदान प्रदान को कहते हैं परासरण। फिर से बोल रहा हूँ, कोशिका के अंदर गैसों के आदान प्रदान को कहते हैं विसरण, और तरल पदार्थ यानी द्रव्य पदार्थों के आदान प्रदान को कहते हैं हम लोग परासरण। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आता है, एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, जब अगर आपके पास बुक होगी तो जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा होगा कि अमीबा जो होता है वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी क्या होती है, तो दो एंडोसाइटोसिस के अंदर दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है पिनोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस, एक होती है फेगोसाइटोसिस। एक होती है पिनोसाइटोसिस और एक होती है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि द्रव्य पदार्थों का कोशिका के द्वारा अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, तो द्रव्य पदार्थों के कोशिका के अंदर प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। एवं फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ठोस पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना, उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फिर से तरल पदार्थों का यदि तरल पदार्थों का कोशिका के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाए, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे हम लोग भोजन, जैसे बोलो कि मैंने भोजन को अपने मुख में रखा तो उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो यानी कोशिका के अंदर यदि तरल पदार्थ प्रवेश करेगा तो तरल पदार्थों का प्रवेश कराना ही होता है, या फिर प्रवेश कराना या फिर प्राप्त करना। तो तरल पदार्थों का कोशिका में अगर प्रवेश कर रहा है, अगर कोई तरल पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर रहा है तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई ठोस पदार्थ अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, और एंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में कोई तरल पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, या फिर कोशिका के द्वारा यदि कोई तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण होगा तो उसे पिनोसाइटोसिस, यदि कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होगा तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो आपको कोशिका झिल्ली से रिलेटेड आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, सो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।